अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ मारिया नज़ीर, आपकी इंस्ट्रक्टर। और हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर अप्लाइड लाहौर। और आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 करने लगे हैं। क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 2 जो बनाया था वो काफ़ी लेंथी था, तो मेरा ख्याल है कि वो एक गो में होने वाला नहीं था। तो हम आज इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं जो हमने स्किप कर दिया था। पहले थोड़ा सा पीछे से रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपको एक पिछले पार्ट का एक रिव्यू भी मिल जाए और आपको समझ आ कि अब हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जो चैप्टर हम अपना कोर्स आउटलाइन में कर रहे हैं वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हमने देखा था कि आर्किटेक्ट जो इसका बनाया था वो जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। और उस आर्किटेक्ट के मुताबिक ये उसका एक बेसिक आर्किटेक्ट है। एक इनपुट डिवाइसेस होती हैं, एक डब्बा सा होता है, डब्बे के अंदर दो पार्ट है। मुझे गौर यहाँ पे आपने करना है कि इस जो ब्लू कलर का एक बॉक्स है और इसके अंदर एक वाइट कलर का बॉक्स है और एक नीचे वाइट कलर का बॉक्स है। तो जो ऊपर वाला वाइट कलर का बॉक्स है वो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, तो जिसको हमने कहा था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ओवरऑल हमने एक डब्बे पूरा केस हमने कहा सिस्टम यूनिट है, उसके अंदर आगे सीपीयू होता है और सीपीयू जो है वो आगे मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है और साथ ही मेमोरी यूनिट भी उसके अंदर लगी हुई होती है। तो आज हमने बेसिकली इस पूरे लेक्चर में अपने ये दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करने हैं और फिर आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट हमने देखा था, ये मेन बॉडी है, डिफरेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर के इसके ऊपर लगे होते हैं ताकि वो वर्क जो है वो इकट्ठा कर सके। इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी बोलते हैं। सिस्टम यूनिट की आपको पास एक पिक्चर सी है। ठीक है, बॉक्स लाइक केस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं सारे। इसको आगे फर्दर देखा था, पावर स्लाइड, चिप, फैन, वीडियो कार्ड, मॉडेम कार्ड, साउंड कार्ड, ठीक है, हार्ड ड्राइव, सीडी डीवी ड्राइव, मदरबोर्ड, पावर कार्ड। आगे से हमने जिसको फर्दर एक्सप्लेन किया था वो हमने सीपीयू को लिया था। और सीपीयू जो सा है जो हमारी मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है, और मदरबोर्ड के ऊपर हमने बाकी चीज़ें जो आज डिस्कस करनी है वो है जी आपकी रैम और रोम, ये भी लगे हुए। तो बाकी कुछ स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स के बारे में हम बाद में देखेंगे। और आपस में जो इनके अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं चीज़ें वो बसेस के थ्रू होती हैं। यानी जिस तरह बस होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को, पैसेंजर्स को लेके जाती है, माल लेके जाती है, तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी एक यानी सीपीयू से रैम तक, रैम से आगे डिवाइसेस तक, तो ये जो सारा डाटा जा रहा है ना वो बसेस के थ्रू जाता है। ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। तो हमने माइक्रो प्रोसेसर देख लिया था जिसको सीपीयू भी कहते हैं। इंटर मोटोरोला आपके वेल नोन ब्रांड्स हैं। और हमने कहा था ये बेसिक आपका मेन हब है, ब्रेन है, तमाम प्रोसेसिंग जो है वो इसी के अंदर होती है। इसके पास पहले इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट डिवाइस को देता है। तो इसके दो पार्ट्स थे, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू हमने कहा था जो मैथ्स के पोर्शन के लिए होता है, और लॉजिकल यूनिट जो से जहाँ पे कंडीशन या कोई क्राइटेरिया हो उसके लिए होता है। तो जब भी कंट्रोल यूनिट के पास कोई भी इनपुट आती है वो चेक करता है कि वो किससे रिलेटेड है। अगर वो एएलयू से रिलेटेड हो तो वो उसको पास कर देता है, और अगर वो लॉजिक यूनिट से रिलेटेड है तो वो उसको पास कर देता है। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी। और कंट्रोल यूनिट हमने कहा था बिल्कुल सुपरवाइज़र की तरह है, एक सुपरवाइज करता है तमाम कंपोनेंट्स को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और फ्लो ऑफ डाटा के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, फ्लो क्या होगा, ये सब कंट्रोल कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है। बिल्कुल जस्ट लाइक अ ब्रेन, जिस तरह ब्रेन को कोई भी मैसेज आता है और ब्रेन ही उसको रिस्पॉन्ड करता है, रोना है, हंसना है, परेशान होना है, तो ये सब हमारा इधर कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। ठीक है, रजिस्टर के बारे में मुझे लगता है कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज थे। देखो, हमने कहा कि सीपीयू ने ही इनपुट से डाटा लेना है और उसको मेमोरी में थोड़ी देर के लिए रखवाना है। सारी बात है, मेमोरी को, डाटा ने मेमोरी में रहना है तो तब भी वो काम करेगी ना। तो मेमोरी में बार बार आने जाने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो वो जो रजिस्टर्स हैं वो सीपीयू की एक स्मॉल स्टोरेज एरिया और ये हाईली स्पीड मेमोरी लोकेशन है जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी हुई होती है। रजिस्टर से ज़्यादा, अगर आपको भी कोई एमसीक्यू आता है तो रजिस्टर से ज़्यादा कोई चीज़ भी स्पीड मेमोरी नहीं है। तो सीपीयू को जो बार बार उसने मेमोरी के साथ कांटेक्ट करना है तो वो डाटा अपनी ही रजिस्टर्स के अंदर लिखवा लेता है। डिफरेंट साइज के होते हैं, 2, 4 और 8 बाइट्स के अंदर। बाइट्स है बेटा, इट्स नॉट अ बिट्स। तो
सीपीयू की स्मॉल स्टोरेज एरिया है जो उसके अंदर ही होता है और अपनी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए थोड़ी देर के लिए डाटा रख पाता है। अब हमारा है जी जो हमने अपना सेकंड वो स्टार्ट किया पोर्शन, ये उसके बारे में है जी मेन मेमोरी। वो बॉक्स अपने जहन में लाएं जो हमने जॉन वॉन न्यूमैन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो उसमें सीपीयू के नीचे जो पार्ट बना हुआ था वो मेमोरी का पार्ट था। तो हम मेमोरी के पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, हर डाटे को, हर चीज़ को लोड होने के लिए एक जगह रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे हमने कोई भी, हमारे पास एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रजिस्टर है, हम उसके अंदर एंट्रीज कर रहे हैं, या हमारे पास एक रजिस्टर है, हमने उसको कहीं रखना है, किसी कबर्ड में, अलमारी में, हर चीज़ को रखने के लिए स्पेस चाहिए होती है। इट्स जस्ट लाइक सेम एज इट इज़ कंप्यूटर में भी है। हम कोई भी इनपुट करते हैं ना, कोई चीज़ सर्च करते हैं या कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ राइटिंग कर रहे हैं, सेव की भी मैं बात नहीं कर रही, हम अभी सिर्फ काम लिख रहे हैं, तो वो डाटा किसी ना किसी जाके मेमोरी में रख रहा है। कंप्यूटर उसको बैकएंड पे मेमोरी में रख रहा है। अगर आप मेमोरी का जहन में लाओ तो बिल्कुल ऐसे लो, देखो जिस तरह टेबल नहीं होते थे, हम पुरानी मैथ की कॉपीज हमारे पास जिसके अंदर बॉक्स बने हुए होते हैं, रोज और कॉलम्स, ठीक है, रोज और कॉलम्स होते हैं और उनके इंटरसेक्शन के ऊपर डब्बे बने होते हैं। हमारी पुरानी मैथ की बचपन में वो जो कॉपीज हमारे पास होती थी उसको ज़रा जहन में रख लाओ तो वो डब्बे बनते थे और हम डब्बों के अंदर 1 2 3 लिखते थे। तो कंप्यूटर के जो बैकएंड पे मेमोरी होती है ना, वो इसी तरह बॉक्सेस होते हैं और इन बॉक्सेस के एक एक बिट का एक बॉक्स होता है, बिट का, ठीक है, और 8 बिट में लेके एक बाइट बनाती है। ये बेसिक मेमोरी यूनिट है, उसको बोलते हैं बिट, और 8 बिट मिलके बाइट बनाते हैं और 4 बिट मिलके निबल बनाते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके मेमोरी यूनिट वगैरह भी लिख के दूंगी। तो बैकएंड पे जो देखो आप कंप्यूटर, आप कोई भी कंप्यूटर या अपना मोबाइल ऑन करते हो, ऑन होने के बाद उसको जो प्रोसेस के लिए डाटा चाहिए होता है ना, वो एक मेमोरी होती है जिसके अंदर वो लोड कर लेता है, जो उसको बार बार चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर आप जब लिख रहे हो, कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो, तो वो करंटली जिस मेमोरी में भी जा रही है ना, वो आपकी मेन मेमोरी कहलाती है, उसको रैम बोलते हैं। मोबाइल ख़रीदने जाते हो, आप कहते हो जी इतने की रैम हो, इतने जीबीज, इतने जीबीज, जितनी बड़ी रैम होगी उतनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास लोकेशन ज़्यादा होगी, जितना बड़ा घर है उतने ज़्यादा लोग अकोमोडेट होंगे, जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ज़्यादा स्पीड, क्योंकि उसको फ्रीली जगह मिलेगी और वो बार बार सीपीयू से डाटा रखता रहेगा और निकालता रहेगा। तो आपकी स्पीड के अंदर बड़ा काउंट करती है। तो हम बोलते हैं मेमोरी बेसिकली क्या है, ये वो वर्किंग एरिया है जिसके अंदर आपका तमाम चीज़ें स्टोर्ड हो रही हैं, ठीक है। मेन मेमोरी के बगैर तो ये कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो मेमोरी की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक रैम और एक रोम। अच्छा, ये दोनों रैम रोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर रैम के बारे में पूछ लिया जाता है, रोम के बारे में, या इसकी टाइप्स पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो मेन मेमोरी क्या है? इट इज़ कॉल्ड वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर, जहाँ पे कंप्यूटर काम कर रहे हैं। आपका मोबाइल, आप काम कर रहे हो, मैसेज लिख रहे हो, जो आ जा चीज़ें, व्हाट्सएप खुल रहा है, ये सब आपके रैम के अंदर चीज़ें लोड हो रही हैं, ठीक है। It is called working area of the computer. All the programs and data are stored memory. A computer cannot work without memory. It is a chip of semiconductor material. Memory consists of identical cells. Identical cells का मतलब है एक जैसे cells, जिस तरह मैंने आपको कहा डब्बे बने हुए होते हैं। मैथ की आप पुरानी वो डब्बों वाली कॉपियाँ जहन में लाओ, रो और कॉलम मिलके एक टेबल बनाते हैं। These cells are logically organized into a group of 8 bits. तो 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाते हैं। हर मेमोरी सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिस तरह हर घर या हर बंदे का एक यूनिक CNIC है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए।
इस तरह कंप्यूटर के अंदर जो आपका मेमोरी सेल है ना, उस हर एक का एड्रेस होगा, ताकि वो बार बार उस एड्रेस से डाटा को उठाता है. It is possible to randomly select and data instructions are stored in these cells in the form of bits. Bits form में data और instructions इन cells के अंदर store हो रही हैं. It is possible to randomly select any memory cells directly to store and retrieve data and instructions because each location of memory is accessible in equal time. It is faster than other storage devices. दो टाइप्स है मेमोरी की. रैम, रैंडम असेस मेमोरी, ये रैंडमली किसी भी एरिया को असेस कर सकता है. और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर अल्टरेशंस नहीं कर सकते, ये बिल्ट इन है. ठीक है. अच्छा, कुछ जगहों पे इन्हीं मेमोरी को बोला जाता है. दो टाइप्स मेमोरी की लिखी जाती हैं, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल. ठीक है. सबसे पहले हम रैम को डिस्कस करते हैं. ये है प्राइमरी स्टोरेज इज कॉल्ड रैम. इट इज यूज्ड एज रीड राइट मेमोरी. इट इज आल्सो कॉल्ड वोलाटाइल एंड यूजर मेमोरी. वोलाटाइल का मतलब है कि ऐसी मेमोरी जब अगर लाइट चली जाए तो इसका जितना भी डेटा कंटेंट होता है वो लॉस्ट हो जाता है, वो सेव नहीं होता. जब आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हो, आपने वर्ड की फाइल खोली हुई है या स्लाइड्स बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप अगर उसको सेव नहीं करते और अगर आपकी लाइट चली जाती है तो वो डाटा आपको दोबारा नहीं मिलता. ठीक है. वो इसलिए नहीं मिलता कि जो रैम है ना, वो आपको डाटा स्टोर नहीं आपका कर रही होती, वो रैंडमली उस डाटे को वहाँ पे रख रही होती है. मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रही, मैं वर्ड एक्सेल वगैरह की बता रही हूँ. इंटरनेट की मसला ये है, इंटरनेट अपनी हिस्ट्री मेंटेन कर रहा होता है, तो इसलिए जब अगर आप कोई पेज खोलते हो और लाइट चली जाती है तो दोबारा आपको वो रीस्टोर की ऑप्शन या इसकी एक पूरी हिस्ट्री आ रही होती है कि आपने ये चीज़ें सर्च की थी. तो रैम का क्या है कि आप अगर चीज़ को सेव नहीं करते, ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप पर फॉर एग्जांपल मैसेज टाइप कर रहे हो और मोबाइल आपका ऑफ हो गया तो दोबारा खोलोगे तो वो टेक्स्ट मैसेज अगर आपने सेंड नहीं किया या सेव नहीं किया तो वो आपको मैसेज नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि वो करंटली आपके रैम के अंदर वर्क कर रहा होता है. और रैम जो सी है वो वोलाटाइल मेमोरी है. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो आपका जो उसके अंदर कंटेंट होगा वो आप लॉस्ट कर दोगे. रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज द मेमोरी that the computer uses to temporarily store the information as it is being processed. जो भी इंफॉर्मेशन आपकी जो भी काम प्रोसेस में है वो टेम्पररी आपके रैम में स्टोर होगा. द मोर इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोसेस्ड द मोर रैम कंप्यूटर नीड्स. रैम मेमोरी चिप्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड स्पीड. ठीक है. ये अब तो आपको 8 GB तक भी अवेलेबल है. मोबाइल में जितनी रैम बढ़ाते जाओगे उतनी इसके प्राइस इंक्रीज करते जाते हैं. एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चेंजेस द टाइप ऑफ मेमोरी चेंजेस एंड मेकिंग ओल्ड मेमोरी चिप्स ऑब्सोल्यूट. ओल्ड अब सारी बात है निकलती भी जा रही है. इट इम्प्रूव्स द डाटा प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर. हमने कहा मेन मेमोरी वो है जिसके अंदर कंप्यूटर अपना वर्किंग एरिया काम कर रहा है, डाटा को स्टोर कर रहा है, रख रहा है. ये आइडेंटिकल सेल्स हैं. ठीक है. जो ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं आइडेंटिकल सेल्स के अंदर ईच सेल का एक यूनिक नंबर है और बिट फॉर्म में ये पड़े होते हैं. आपकी जितनी भी डाटा इंस्ट्रक्शंस है वो इन सेल के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं. हमने कहा मेन मेमोरी की दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज वोलाटाइल जिसको आप रैम भी बोलते हैं. रैम को आप लोग प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं क्योंकि जो भी आप रीड राइट मेमोरी पे कर रहे हैं वो आप ये रीड भी होता है ये राइट भी होता है. और इसको वोलाटाइल भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट या पावर सप्लाई के इसका कंटेंट सेव नहीं रहता. ये बेसिकली टेम्पररी स्टोर करती है किसी भी इंफॉर्मेशन को. मोर रैम्स मीन मोर स्पीड. ठीक है. और इसके आपकी डाटा प्रोसेसिंग स्पीड को भी इम्प्रूव करती है. तो ये हमारा रैम का था. देखो एक क्वेश्चन भी आपसे, आप इसके बारे में सोचना भी. रैम आपको फॉर एग्जांपल 4 GB रैम है.
वो आपको सैमसंग में दे रहा है, वो आपको क्यू मोबाइल भी दे रहा है, लेकिन प्राइस डिफर कर रहे होते हैं। ठीक है। और एक इसको अगर एक्सपीरियंस भी आप करके देख लो, सेम रैम को यूज़ करके देख लो, इनकी स्पीड में वाकई फ़र्क होता है। इसका मतलब है जो मटेरियल क्यों मोबाइल वाले यूज़ कर रहे हैं वो लो क्वालिटी मटेरियल है। देखो, एक दीवार बनाने का मटेरियल, दरवाजे बनाने का मटेरियल, हज़ार तरह के मटेरियल है। इस तरह इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी मटेरियल हल्का, कम हल्का, डिफरेंट मिलते हैं। अच्छे ट्रांजिस्टर्स, बुरे ट्रांजिस्टर, इस टाइप की क्वालिटीज़ मिलती हैं। तो जो सैमसंग आपके रैम बनाता है ना, उसकी स्पीड जेन्युइन वही होती है जितनी वो क्लेम कर रहे होते हैं। क्यों मोबाइल का एक तो ड्यूरेशन बड़ा कम होता है, मेरा ख्याल है 1.5 साल से ज़्यादा ये मोबाइल, मेरे एक्सपीरियंस से, हो सकता है आपका इससे डिफरेंट भी और आपकी राय भी डिफरेंट हो। लेकिन जो क्यों मोबाइल रैम बनाने के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, वो डिफरेंट होता है। इनका हाई क्वालिटी का मटेरियल होता है, इनका रैम जो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी वैसी ही होती है, जबकि क्यू मोबाइल की वैसी नहीं होती। ठीक है। उसके बाद बच्चे ये बुक से इमेज लिया हुआ है, इसकी वजह ये थी ताकि आप लोग जो बुक से आप लोगों ने पढ़ना है आपको वही मटेरियल यहाँ पे मिले, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसकी थोड़ी सी रीडेबल है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा वो पिक्चर ज़रा टिल्ट सी हो गई है। तो टाइप्स ऑफ रैम दो टाइप्स होती हैं, एस रैम और डी रैम। और सबसे ईजीएस्ट, मुझे पास जितने नोट्स हैं ना, इससे ज़्यादा इजी मुझे इन दोनों की डेफिनेशंस नहीं मिली। तो एस रैम इट स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। एस रैम के अंदर रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड इन एस रैम। दीज चिप्स आर फास्टर दैन डी रैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। SRAM uses less power than DRAM. Its design is more complex than DRAM. SRAM is more expensive than DRAM. दोनों का कंपैरिजन है बेसिकली। SRAM क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये चिप्स जो सी हैं बहुत फास्टर होती हैं, इनको बार नो रिफ्रेशिंग इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। और लेस पावर यूज़ करती हैं, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स है और ये एक्सपेंसिव है। डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है, लेस पावर लेती हैं, ज़्यादा फास्टर है और इसको रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। उसके बाद है डी रैम। डी रैम फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये स्लोअर है, इसको रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड होती है और इसका डिज़ाइन बड़ा सिंपल है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है। तो ये आप जो मॉडल बनवाते हो या रैम लेते हो, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी, आप जो बनवा रहे हो वो क्या है और उसके अंदर वो कौन सी रैम यूज़ कर रहे हो। ठीक है। तो ये एक डी रैम की ही एग्जांपल है। ये ईडीओ रैम, ये अक्सर बुक्स और वगैरह में आपको नहीं मिलेगी। तो ये 50% फास्टर है डी रैम से, लेकिन जब हम उसकी टाइप्स करते हैं तो ईडीओ डी रैम आपको अक्सर जगहों पे नहीं लिखी भी मिलती। तो ये है इन्हांस डेटा आउटपुट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन्हांस डेटा आउटपुट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डी रैम की ही एग्जांपल है और ये 50% फास्टर है डी रैम, एक ऑर्डिनरी डी रैम से। तो इसलिए जो बेसिक रैम की टाइप्स हैं वो दो हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम फास्टर है, नो रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड, कॉम्प्लेक्स उसका डिज़ाइन है, एक्सपेंसिव है, लेस पावर लेती है। डी रैम को ज़्यादा पावर चाहिए, स्लो है, सिंपल है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। उसके बाद है जी रोम। हमने मेन मेमोरी की दो टाइप्स देखी जी। वोलाटाइल को हमने डिस्कस कर लिया, अब है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये है कि उसकी मेमोरी अरेज नहीं होती, वो परमानेंट मेमोरी है। वहाँ पे हमने कहा वो टेम्पररी मेमोरी है और यहाँ पे हम कह रहे हैं रोम परमानेंट मेमोरी है। सॉरी। The content of ROM are read-only. New data cannot be written on it. Its contents are permanent. The system manufacturer writes the ROM instructions and data at the time of manufacturing. सिस्टम ने, डिज़ाइनर ने, डेवलपर ने जो रोम को डिज़ाइन करना है
और जो इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर लिखनी है वो जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है वो तब ही लिख दी जाती हैं और वो बाद में चेंज नहीं की जाती। इसको नॉन वॉलेटाइल भी कहते हैं और सिस्टम मेमोरी भी कहते हैं। पावर चली जाए, कुछ भी हो जाए, द कंटेंट ऑफ रोम डू नॉट लॉस्ट। A ROM is supplied by the manufacturer, therefore it is possible for the user to modify the stored programs on RAM. ROM chips are used to store frequently used programs like operating system routines and data which is not supposed to be changed for a long time. ज़्यादातर इसके ऊपर वो वाले प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स होती हैं जिसको चाहिए होते हैं, और कुछ ऐसे जो ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं होते। तो रोम से आप लोगों का या मेरा ताल्लुक नहीं है। रोम मैन्युफैक्चर जब कंप्यूटर बना रहा है उसने तब इंस्ट्रक्शंस राइट करनी है इसके ऊपर। ये रीड ओनली है, हम उन इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते। ये परमानेंट डाटा है, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ रोम है, 3 तरह की इसकी टाइप्स यूज होती हैं। सबसे पहले है पी रोम। P stands for Programmable Read Only Memory। ये क्या होता है कि स्टार्ट में ये ब्लैंक होती है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस राइट करता है विद स्पेशल डिवाइसेस। सारी बात है वो इंफ्रारेड्स वाली डिवाइसेस होती हैं या अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जिससे लिखा हुआ जाता है। वंस द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन टू द पी रोम देन इट कैन नॉट बी चेंज। पी रोम एक ऐसी रोम है। It stands for Programmable Read-Only Memory. It is initially blank and the manufacturer writes instructions and data with some special devices. Once the information is stored onto the PROM, it cannot be changed. उसके बाद है EPROM। इनके नामों से आपको लग रहा होगा कि क्या क्या है। It stands for Erasable Programmable Read-Only Memory. It is another type of ROM chip and it is possible to erase the stored information and the chip can be reprogrammed using special devices. अल्ट्रावायलेट रे से उस इंफॉर्मेशन को रेज किया जाता है और अगर ज़रूरत है तो उस इंफॉर्मेशन को नई इंस्ट्रक्शंस भी राइट उसके ऊपर कर सकते हैं। ये हम और आप काम नहीं करते, डेवलपर्स करते हैं। ठीक है। आपकी रोम कौन सी लगी हुई है, ई रोम लगी हुई है, ई पी रोम लगी हुई है, तो बाद में वो अरेज होके उसके ऊपर कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर की जा सकती हैं। उसके बाद है ई पी रोम। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ काइंड ऑफ रोम चिप दैट कैन बी री रिटन यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। The stored information in EEPROM can be erased, modified or programmable easily using special devices. उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज यूज हो रही है, इसके अंदर जौन सी है वो इलेक्ट्रिकली उसको अरेज किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हुए। ये इलेक्ट्रिकल अरेजेबल प्रोग्रामेबल डिवाइस है और ऊपर वाली सिंपल अरेजेबल है। वो अल्ट्रावायलेट से अरेज करती है, ये इलेक्ट्रिकली उसको अरेज करती है और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करके उसके अंदर मॉडिफाई या जो भी दोबारा लिखना है। मैं इसको एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। देखो रोम हमारे पास क्या होगी रोम हमारे पास होगी एक ऐसी मेमोरी जो मैन्युफैक्चरर ने उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखनी है, बायर का उससे ताल्लुक नहीं है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। इसको ना आप इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस खुद लिख सकते हो और ना आप इसका डाटा कभी लॉस्ट होता है। इंस्ट्रक्शंस पर कैसी होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की रूटीन्स लिखने के लिए ये यूज़ होती है। इसकी 3 तरह की टाइप होती हैं। पी रोम ऐसी रोम जो स्टार्ट में ब्लैंक है, फिर मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करते हुए डाटा लिखता है और जब वो लिख देता है उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। फिर लाई गई कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ड्यू टू सम रीजन अगर डाटा चेंज करना पड़ जाए तो ई पी रोम लाई गई। रेजेबल प्रोग्रामेबल डिवाइसेस ये अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ करती हैं उस डाटे को रिमूव करने के लिए और फिर स्पेशल डिवाइसेस से उसको रीप्रोग्राम किया जाता है। फिर आई ई पी रोम, ये इलेक्ट्रिकली उस डिवाइसेस को
It's kind of a ROM chip that can be rewritten using electrical devices. The stored information on a EEPROM can be erased, modified or programmable using special devices. तो वो इलेक्ट्रिकली डिवाइसेस यूज़ करके उसको रीरिटर्न करते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ लिखी गई है या वो दोबारा प्रोग्राम हो सकती है तो मैन्युफैक्चरर्स उसको कर सकें। पहले वाली बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, दूसरी वाली अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ करती है और तीसरी वाली जो उनसी है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करती हैं रीरिटर्न के लिए। मैंने जो सबसे इजी कंटेंट है ना 3-4 लाइनों का वो लिया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सके। इससे ज़्यादा कंटेंट की मेरा ख्याल है आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अगर ज़्यादा डिटेल में जाओगे। उसके बाद है जी कैशे मेमोरी। देखो सीपीयू है, सीपीयू और मेन मेमोरी, ठीक है, और उनके दरमियान एक मेमोरी लगी हुई है। इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी। इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। It is a small memory between CPU and main memory. Its access time is close to the processing speed of CPU. It is used to store the frequently used programs and data. By making active programs and data available to the CPU at a rapid rate, it is possible to increase the performance of a CPU. यानी एक हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान यूज़ हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा, आपके मोबाइल में भी आ रहा होता है योर कैशे मेमोरी इज़ यूजिंग मोर, और आप इसको रिलीज़ करें। तो कैशे वो मेमोरी है, देखो डाटा टेम्परेरी स्टोर होने के लिए बार बार रैम में जा रहा है। सीपीयू और रैम के दरमियान भी एक मेमोरी है जो शॉर्ट टर्म के लिए वो यूज़ करता है ताकि स्पीड और इंक्रीज़ करते हैं। आपके सिस्टम की मोबाइल की स्पीड को और इंक्रीज़ करने के लिए कैशे मेमोरी भी यूज़ की जाती है, जो स्मॉल मेमोरी होती है उनके बिटवीन होती है, ताकि और मोर फ्रिक्वेंटली प्रोग्राम्स यूज्ड हों और स्टोर हों। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। इट इज़ अ स्मॉल मेमोरी बिटवीन CPU and a main memory. Its access time is close to the processing speed of CPU. It is used to store the frequently used programs and data. यानी CPU ने जो डाटा मेन मेमोरी में बार बार रखवाने जाना है, एक तो CPU अपनी मेमोरी रजिस्टर भी यूज़ कर रहा है जो इससे भी कैशे मेमोरी से भी ज़्यादा हाई स्पीड में। इसके अलावा CPU कैशे को भी यूज़ कर रहा है ताकि फ्रिक्वेंटली डाटा रिट्रीव करता रहे, ताकि स्पीड मज़ीद बढ़ती रहे। ठीक है, मेमोरी में बार बार स्पीड असल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि जो आपकी कैशे मेमोरी है वो आपकी सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान है। तो जब भी सीपीयू को कोई भी कंटेंट या डाटा चाहिए होता है तो वो पहले कैशे मेमोरी में देखता है और वहाँ से रिट्रीव करता है और आगे पास करता है। अगर वो कैशे मेमोरी में मौजूद ना हो तो वो रैम के अंदर जाता है। तो आई थिंक सो इसके अंदर सवाल जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं, व्हाट इज कैशे मेमोरी, राइट द डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम। ठीक है, देखिए रोम का याद रखें, रोम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो स्मॉल होती है जबकि रैम की ज़्यादा होती है। रैम जो उनसी है वो रीड और राइट दोनों हैं जबकि रोम सिर्फ रीड ओनली है। रैम टेम्परेरी है जबकि रोम परमानेंट है। रैम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, सॉरी रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और रैम वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, रोम का डाटा जो उनसे है वो रिटर्न है, उसको हम विदाउट स्पेशल डिवाइसेस के अरेज नहीं कर सकते, जबकि रैम जो उनसे है वो उसका डाटा अगर पावर सप्लाई चलेगी तो डाटा जो उनसे है वो लॉस हो जाता है। और कैशे मेमोरी स्मॉल मेमोरी है जो कंप्यूटर की स्पीड को हाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप एक साथ पिक्चर भी यूँ बना सकते हो। ठीक है, और ये CPU और मेन मेमोरी के दरमियान है। ये क्या यूज़ होती है, इट्स यूज टू स्टोर द फ्रीक्वेंट यूज प्रोग्राम्स एंड डाटा। ऐसी चीज़ें जो बार बार यूज़ हो रही हैं तो वो CPU कैशे मेमोरी में स्टोर कर देते ताकि उसको मेन मेमोरी की तरफ ना जाना पड़े, उसकी मज़ीद स्पीड थोड़ी है वो ज़रा इंक्रीज़ हो जाए। तो आई थिंक सो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। टाइप्स ऑफ रोम ज़रूर देखिएगा। EEPROM ये रोम से बड़ी, इसके अंदर जो रोम चिप हैं वो कैन बी इजीली मॉडिफाइड हो सकती हैं बार बार।
और हमारी जो रैम है, रैम की टाइप्स, और हमने आज फिलहाल से वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, मेमोरी, बिट और बाइट, ये मैं आपको बिट और बाइट का भी एक थोड़ा सा ना इसकी डिटेल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर एक दफ़ा देख लेंगे। तो आई थिंक सो आज के लेक्चर ना काफ़ी हो गया है। इसको जितना मटेरियल देखे दिया है इसको इसी तरह याद कर लें। समझ आ गई है, 3-3 4-4 लाइनें हैं जिसको आपने रट्टा मारना है, प्लीज़ प्लीज़ फेल नहीं होना। तो बहुत शुक्रिया, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।